चलिए एक बार फिर से बाबू लोग शुभ संध्या, एक बार फिर से शुभ संध्या बाबू लोग। सब लोग मजे में हैं, आ जाइए। अभिषेक चौहान, अभिषेक सिंह चौहान, गुड इवनिंग बाबू। तो हम लोग पिछले क्लास में विलियन की चर्चा कर लिए थे। विलियन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पुष्पांजलि। तो विलियन के बाद हम लोग जरा सा आज फ्यूल की चर्चा करते हैं। कपिल देव बाबू फ्यूल की चर्चा करते हैं। फ्यूल किसे कहते हैं, ईंधन किसे कहते हैं? गुरुदेव गौतम किशोर जी, देवघरिया बाबा की जय हो। चलिए बाबू, अब देखो ईंधन की चर्चा आज करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूल। क्या है भाई? फ्यूल है, ईंधन है। कहते हैं ना कि भूखे भजन ना होई गोपाला, ले जा अपनी कंठी माला। भूखे भजन ना होई गोपाला, ले जा अपनी कंठी माला। मतलब भूखे में मशीनों नहीं चलेगा तो हम तो आदमी है, आप तो आदमी है। मोबाइल में बैटरी रहेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? तो क्या बहुत लोग कहता है कि जो ईंधन हम लोग के शरीर में क्या है, तो हम लोग के शरीर में भी ईंधन देते हैं। हम लोग खाने खाते पीते हैं, पानी भी क्या है, फ्यूल का काम करता है। ईंधन भी क्या है, भोजन भी क्या है, फ्यूल का काम करता है। तो ईंधन आखिर है क्या? पहला क्वेश्चन बना, ईंधन किसे कहेंगे? वह पदार्थ जिसके जलने से ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न होता है। कहेगा दोनों का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। ऊर्जा को मापते हैं किसमें बाबू? तो ऊर्जा या ऊष्मा को मापते हैं, मापा जाता है कैलोरीमीटर के द्वारा, लेकिन तापमान को मापते हैं थर्मामीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 8 महीना से मेरा दोस्त आज मिला था, कह रहा था कि आजकल कहाँ रहता है, 8 महीना से तुमको नहीं देखे हैं। मतलब 8 महीना हो गया दोस्तों से मिले हुए। हे ईश्वर, यही कारण है कि रिजल्ट में आपका स्थान सर्वोपरि होता है। आइए, बहुत बहुत विद्यासागर बाबू। तो अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि ईंधनमा क्या है? मनु जी, हमने कहा ईंधन क्या है? तो देखो ईंधन वह पदार्थ जिसके जलने से ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ईंधन कहा जाता है। आदर्श ईंधन जो आइडियल फ्यूल है, उसकी कुछ न कुछ सिग्निफिकेशन होते हैं, विशेषता होते हैं। पहला हो गया, वो जलने से विषैला गैस कम देता है। दूसरा हुआ, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा हुआ, उसका ऊष्मीय मान कैलोरीज वैल्यू अधिक होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, सभी ईंधन में, ध्यान सुनिएगा, सभी ईंधन में सबसे ज्यादा कैलोरीज वैल्यू किसका होता है? तो सभी ईंधन में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। लेकिन हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान होने के कारण भी, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिक होने के बावजूद भी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान अधिक होने के बावजूद भी उसका सुरक्षित भंडारण, ध्यान सुनिए, सुरक्षित भंडारण यातायात में लाने ले जाने की समस्या के कारण और उसमें विस्फोटन, तीव्र विस्फोटन की क्षमता के कारण उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है। अतः हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? भविष्य का ईंधन कहेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन तो क्या कहेंगे? हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछेगा भय की धातु किसे कहा जाता है, तो प्लूटोनियम को कहा जाता है। लिख लीजिएगा, भय की धातु किसे कहा जाता है, प्लूटोनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन फिर पूछेगा जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है, जीवन रक्षक धातु, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है, रेडियम को कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है, रेडियम को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तीव्र चांदी किसे कहा जाता है, तीव्र चांदी किसे कहा जाता है, तो तीव्र चांदी पारा मरकरी को कहा जाता है। तीव्र चांदी किसे कहा जाता है, मरकरी को कहा जाता है। गौतम गोविंदा जी, मोहन, अमित सिन्हा, सब लोग इससे बड़ी महत्वपूर्ण है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, आशा की धातु होप मेटल यूरेनियम, भय फियर मेटल प्लूटोनियम, जीवन रक्षक रेडियम, तीव्र चांदी पारा, तीव्र चांदी पारा। अमित सिन्हा जी, माता जी भी देख रही हैं, चले माता जी को भी समझा दीजिए। माता जी को सबसे पहले चरण स्पर्श। देख भैया, माँ होती है, उनको समझाना एक शिक्षक का बस में नहीं है। माँ सबको समझाती है, हमको भी माँ समझाई हुई है। तो माँ पूजनीय है, सम्मानजनक है। माँ को इतना कहें कि माँ का आशीर्वाद इस कौटिल्या परिवार पे बने रहे और हम गुरु चेला मिलके ऐसे ही सदाबहार रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहे और रिजल्ट की बौछार लगते रहे। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा एगो बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, तो फुलिश गोल्ड। बेवकूफ का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन पायराइड को, आयरन पायराइड को कहा जाता है। बेवकूफों का सोना आयरन पायराइड को कहा जाता है। हो गया, बेवकूफों का सोना आयरन पायराइड को कहा जाता है। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया बाबू। क्वेश्चन पूछेगा आदर्श ईंधन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो उसका ऊष्मीय मान अधिक होता है, जलने से हानिकारक गैस कम उत्पन्न होता है, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का है, अतः इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। लेकिन ब्यूटी जी बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। आकाश जी केमिस्ट्री का फॉर्मूला बता दिए हैं, बता दिए, फॉर्मूला वाला टॉपिक हो चुका है, फॉर्मूला वाला टॉपिक हो चुका है। अब क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन बन रहा है कि हाइड्रोजन का 150 कितना होता है भाई, कैलोरीज मान कितना होता है, तो सबसे ज्यादा 150 कैलोरी प्रति ग्राम कितना होता है, 150 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो 150 कैलोरी प्रति ग्राम इतना ज्यादा होता है। देखो कोयला का कितना होता है, तो कोयला का 25 से 33 कैलोरी प्रति ग्राम। एलपीजी जो सिलेंडर हम लोग के पास है, वो एलपीजी का सिलेंडर का कितना होता है भाई, तो एलपीजी का सिलेंडर लगभग 55 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना बाबू, 55 कैलोरी प्रति ग्राम। अब यहां पर इतना ज्यादा कैलोरीज वैल्यू है, फिर भी हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यातायात में लाने ले जाने में कठिनाई होती है, तीव्र विस्फोट की संभावना है, सुरक्षित भंडारण की समस्या है। लेकिन भविष्य में इसका यूज किया जा सकता है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हो गया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तिलकेश्वर जी, तिलकनाथ जी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से। प्रशांत विश्वास क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा तो याद होगा। प्रयोग में लाए जाने वाले कई प्रकार का ईंधन है, प्रयोग में लाए जाने वाले रोशन बाबू कई प्रकार का ईंधन है। आज भी आया था कि यदि लाल तप्त पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो वाटर गैस उत्पन्न होता है, जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। बूस्टर बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन रहेगा तो प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस रहेगा तो कोल गैस, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा इसमें क्या है, हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, कोल गैस, कोल गैस कितने हैं भाई, तो कोल गैस मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा
क्वेश्चन यदि पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कोल गैस, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आज हमने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, आज हमने कहा था आपको कि सबसे जहरीला प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जहरीला प्रदूषक गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोल गैस किसका मिश्रण है? तो किस किस का मिश्रण है कोल गैस भाई? तो कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है कुछ अंश, मीथेन है, हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है? आ गया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कोल गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है 54%, दूसरा पाया जाता है मीथेन पाया जाता है 35%। 54% क्या पाया जाता है बाबू? 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत मीथेन है, सीएनजी का मुख्य स्रोत मीथेन है, सब होगा लिखा हुआ। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि दूसरा है वाटर गैस। दूसरा क्या है? वाटर गैस। दूसरा क्या बाबू? वाटर गैस। रोशन बाबू, वायु अंगार गैस कहते हैं या भाप अंगार गैस कहते हैं इसे। यही लाइन से क्वेश्चन आया था, लाल तप्त कोक पर पानी प्रवाहित करने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यही आया था आज का बूस्टर में, यही लाइन था, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प या पानी प्रवाहित करने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। दूसरा बताए थे प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। अब कुछ मात्रा में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, लेकिन कुछ मात्रा में रहता है। अब अभी तक 3 गैस बताए, अभी तक 4 को बताए। एक बताया हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन। यदि क्वेश्चन पूछे आशा की धातु, भय की धातु, जीवन रक्षक धातु, श्वेत चांदी या चमकीला चांदी। फिर बताए थे फुलिश गोल्ड, 5 को बता दिए थे। आशा की धातु, यूरेनियम, भय की धातु, प्लूटोनियम, जीवन रक्षक धातु। कौन था भाई जीवन रक्षक धातु? रेडियम, तीव्र चांदी, मरकरी, फुलिश गोल्ड, आयरन पायराइट, बेवकूफों का सोना कहा गया। अब हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो 3 गैस बताए, कोल गैस, कोल गैस में बताए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 54%, दूसरा मीथेन 35%। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे विषैला प्रदूषक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस, तो लाल तप्त कोक पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस। और चौथा बनता है कि वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, कोल गैस हो गया, तो प्राकृतिक गैस चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई? मीथेन है। अब देखो मीथेन से क्वेश्चन हमने कहा था कि तीव्र विस्फोट कारखाना में या खान में होता है, किसके कारण? मीथेन के कारण। मीथेन के कारण तीव्र विस्फोट होता है कोयले की खान में। मीथेन के कारण कोयले के खान में तीव्र विस्फोट होता है। तो प्राकृतिक गैस में, ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक 84% मीथेन है। अब चलते हैं, क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब क्या हुआ कि चट्टान से प्राप्त हुआ है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या शामिल करेंगे? तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है और प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। कोयला चट्टान से प्राप्त होता है, परतदार चट्टान से। पेट्रोलियम पदार्थ परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस परतदार चट्टान से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा पूरे विश्व में कोयला, चीन में, भारत में, झारखंड में। प्राकृतिक गैस पूरे विश्व में कहा? रूस में, भारत में, बंबई में, भारत में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा सऊदी अरब में, भारत में सबसे ज्यादा कहा? महाराष्ट्र में। बंबई हाई है, बंबई हाई।
अब देखो बाबू, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलता है, बड़ी सुंदर है। धान के खेत से जो गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। और आज हम लोग एकदम हिला दिए थे बूस्टर में कि बंद कमरा में है तो रेडॉन गैस, गहरा कुआं है रेडॉन गैस, वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं है। रेडॉन गैस सबसे भारी गैस है जो हमारे वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। बिजली जो चमकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी बात है, धान के खेत में मीथेन निकलता है। अब देखो क्वेश्चन पूछता है, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन में कहा गया कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। ध्यान से सुनिएगा, कोयला है, पेट्रोल। तो कोयला को 4 भागे बांटा गया, कहेंगे ए बी लिपि। क्या कहेंगे? ए बी लिपि। ए से एंथ्रासाइट जो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, कार्बन का मात्रा इसमें 90% से ज्यादा रहता है। बी से बिटुमिनस जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला है, 70 से 80% तक कार्बन रहता है। बिटुमिनस को कोकिंग कोल कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला 50 से 60% तक कार्बन होता है, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। भारत में न्यू वैली क्षेत्र लिग्नाइट के लिए, झरिया क्षेत्र बिटुमिनस के लिए, छत्तीसगढ़ एंथ्रासाइट के लिए। और सबसे घटिया कोयला जिसमें 40% से भी कम कार्बन रहता है, पीट कोयला। सबसे ज्यादा पीट कोयला बंगाल, पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र, जो भारत का सबसे पुराना कोल क्षेत्र है। हो गया? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखो, अब यहां पर हमने कुछ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कुछ लिखा है, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। कितना प्रतिशत कार्बन इसमें बताए? तो 90% से प्लस कर दीजिएगा, 90 से 92। गोबर में बताएंगे प्राकृतिक गैस। बाप रे बाप, आप लोग तो एकदम कौटिल्या जीएस के नखनोश बन गए हैं। बहुत अच्छा, दिल गार्डन हो गया। गोबर गैस में मीथेन, प्राकृतिक गैस में मीथेन, कोयला के खान में विस्फोट मीथेन, धान के खेत में मीथेन, सबसे सरल और संतृप्त यौगिक मीथेन जो एल्केन समूह का यौगिक है, जो सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ है। हो गया? अब देखो, झरिया से है कशिश बाबू, बहुत अच्छी बात। तोरा झरिया है, जैसे झरिया, जैसे झारखंड। भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है झारखंड। पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रकार का कोयला कौन सा? बिटुमिनस, जिसमें 70 से 80% तक कार्बन पाया जाता है। 70 से 80% तक कार्बन। अतः इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है कोकिंग कोल। कोयला को क्या कहते हैं? कोकिंग कोल के नाम से जाना जाता है। फिर बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, फिर हमने क्या बताया? कोकिंग कोल के बाद लिग्नाइट बताया। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं? भूरा कोयला, जिसमें 50 से 60%। लिग्नाइट में 50 से 60%, लिग्नाइट में 50 से 60%। उसके बाद पीट कोयला सबसे घटिया श्रेणी का कोयला है, जो भारत में सबसे पुराना कोल क्षेत्र जो रानीगंज है, रानीगंज से प्राप्त होता है। हो गया? अब देखो क्वेश्चन एक और पूछ रहा है कि दलदल में या ज्वारीय क्षेत्र में भी कौन सा गैस? तो दलदल हो या ज्वारीय क्षेत्र हो, जहां पर पानी लगा हुआ है, मीथेन गैस निकलता है। अब वो बाबू देखो, कोयला लिखना, कोयला कहां लिखवा दीजिए गुरुजी। बैठ, झूठों से सबसे ज्यादा पढ़ना नहीं है, माथा मटाना है। इसको तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इससे लगातार क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। हो गया? इससे लगातार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। अभी जो गैस बताए, कोल गैस, ध्यान से सुनिएगा, समरी कर देते हैं। कोल गैस में 54% क्या था? हाइड्रोजन। 35% क्या था? मीथेन। शेष भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मीथेन से कई क्वेश्चन निकला कि मीथेन प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, कोयला खान में विस्फोट, धान के खेत से निकलता है, दलदल भूमि से निकलता है, कौन सा? कोल गैस।
सॉरी मीथेन। अब क्वेश्चन पूछेगा जल गैस, वाटर गैस। वाटर गैस किसमें भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन प्राकृतिक गैस, आगे बढ़ेंगे। कोयला हमने चर्चा किया, कोयला में क्या बता? एबी लिपि। कोयला में क्या बता? एबी लिपि। ए बी लिपि, एबी लिपि। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट, पी से पीट कोयला। 90% से प्लस कार्बन, 70 से 80% कार्बन, 50 से 60% कार्बन और 40% से कम कार्बन। या इसे हाई ग्रेड कोल, उन्नत श्रेणी कहा गया। इसे कोकिंग कोल, इसे भूरा कोयला और इसे घटिया कोयला। यह छत्तीसगढ़, यह झारखंड, झरिया। यह झारखंड में कौन? झरिया। यह तमिलनाडु में कहा? न्यू दिल्ली। और यह पश्चिम बंगाल में रानीगंज। हो गया? समझ में आ गया? दलदली भाग में मीथेन हो गया। बहुत अच्छी बात है आशुतोष कुमार जी। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोलियम पदार्थ भी परतदार चट्टान से इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। गिरजाघर किसको कहते हैं? यह प्रश्न हमसे किसी ने पूछा। गिरजाघर कहते हैं ईसाई धर्म का पूजा स्थल। जिसका गुरुद्वारा है सिख धर्म का पूजा स्थल, मंदिर है हिंदू धर्म का पूजा स्थल, मस्जिद है मुस्लिम धर्म का पूजा स्थल, उसी तरह से ईसाई धर्म का पूजा स्थल को गिरजाघर कहा जाता है, चर्च कहा जाता है। गिरजाघर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? चर्च कहा जाता है। हो गया? अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यह जो पेट्रोलियम पदार्थ है यह किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्या कहेंगे भाई? पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति, पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसे क्या कहते हैं? इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। हो गया? लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। चले देवघर से पूनम बाबू, देखो बाबू, जय हो भोले बाबा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा एलपीजी, जो आज का क्वेश्चन डिस्कशन में बताए थे। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस किस का मिश्रण है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस किस का मिश्रण है? तो हमने आपको क्या कहा था? प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। अब देखो पेट्रोलियम पदार्थ विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, लेकिन एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है भाई? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो भैया ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा
कि पेट्रोलियम पदार्थ, नॉर्मल विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। अब एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? तो लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, लेकिन एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो प्रयोग करते हैं वो है। या कहो बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है या गंधहीन गैस है, इसके लीकेज का पता लगाने के लिए, इसके लीकेज का पता लगाने के लिए, ध्यान सुनिए, इसके लीकेज का पता लगाने के लिए, इसके लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टाइन, किसे? इथाइल मरकेप्टाइन आया था क्वेश्चन, इथाइल मरकेप्टाइन का यूज किया जाता है। काफी गंध युक्त पदार्थ है। आपके पास होगा मनोहर पोथी तो मिथाइल हो सकता है, गलत है। इथाइल मरकेप्टाइन क्या है भाई? इथाइल मरकेप्टाइन का यूज किया जाता है। किसको? एलपीजी के लीकेज का पता लगाने के लिए। अब देखो यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। लीकेज का पता लगाने के लिए इथाइल मरकेप्टाइन का यूज किया जाता है। मरकेप्टाइन ने इथाइल मरकेप्टाइन। क्वेश्चन पूछेगा गैसोहॉल है, देखो बउआ गैसोहॉल है या गैसोहॉल अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण है। अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण है। अब देखो बाबू, अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण गैसोहॉल है। यहां से क्वेश्चन हमने कहा 2 पॉइंट बना। क्वेश्चन बना अल्कोहल और पेट्रोलियम का मिश्रण। देख भैया इसमें मिसप्रिंट है, एगो चीज ध्यान से सुनना, एगो मिसप्रिंट है। अल्कोहल है 10% और पेट्रोल है 90%। अल्कोहल है 10%, पेट्रोल है 90%। अल्कोहल है 10% और पेट्रोल है 90%। उल्टा लिखा गया था, उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन है गैसोहॉल में अल्कोहल कितना प्रतिशत? 10%। पेट्रोलियम पदार्थ कितना प्रतिशत? 90%। अब यह जो अल्कोहल है इसमें कौन सा अल्कोहल है? तो इसमें इथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल को और क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल। गलत है। 90% पेट्रोल और 10% इथाइल अल्कोहल। 90% पेट्रोल और 10% इथाइल अल्कोहल होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रयोग में लाए जाने वाला जो इथाइल अल्कोहल है वो गन्ना के रस से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, गन्ना के रस से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है गन्ना का रस से हमें प्राप्त क्या होता है? सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर। गन्ना के रस से फफूंदी, अंग्रेजी में कहते हैं यीस्ट नामक कवक की उपस्थिति में किण्वन प्रक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा, जिसकी खोज कौन किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज किया गया था। लुई पाश्चर ने 3 प्रक्रिया की खोज किया। किण्वन की खोज किया और किसकी खोज किया? पाश्चुरीकरण। और किसकी खोज किया? रेबीज के टीका। लुई पाश्चर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का जनक कहा जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इथाइल अल्कोहल C2H5OH बनाया जाता है, जिसे ही इथेनॉल कहते हैं। अब इथाइल अल्कोहल से कई क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिएगा। माल्टोज अनाज में बहुत अच्छी बात है। एक बाबू का क्वेश्चन आ रहा था, बायोलॉजी से संबंधित था, कि गुरुजी डीएनए की खोज कौन किया था? तो फ्रेडरिक मिश्र। फ्रेडरिक मिश्र, बीपीएससी में आया था क्वेश्चन। डीएनए की खोज
फ्रेडरिक मिश्र के द्वारा किया गया, जबकि डीएनए का डबल कुंडल मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन रोशन बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा डीएनए का द्वि कुंडल मॉडल दिया वाटसन क्रिक और डीएनए का खोज किया फ्रेडरिक मिश्र, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड की भी खोज किया था। अब यहां से यह क्लियर हो गया, यह 10% 90% पेट्रोलियम पदार्थ बनता है गैसोहॉल, जो पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट के रूप में खोजा गया है। अब हमने कहा इस इथेनॉल से कई क्वेश्चन बनता है, इथाइल अल्कोहल से कई क्वेश्चन बनता है। आफ्टर सेविंग लोशन, दाढ़ी बनाने के बाद जो लगाते हैं हम लोग लिक्विड, इथाइल अल्कोहल, सैनिटाइजर में इथाइल अल्कोहल, ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में इथाइल अल्कोहल, शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल, शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल हो गया, शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, हाँ सल्फर का कंपाउंड है इथाइल मर्केप्टाइन, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ बाबू। अब यहां से हमने कहा है, यहां से हमने कहा है इसका यूज चार गो जो बताए दिमाग पर होना चाहिए। इथेनॉल को ही कहेंगे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को और क्या कहेंगे भाई, इसका यूज कहां किया जाता है, तो सैनिटाइजर के रूप में, सैनिटाइजर निर्माण में, आफ्टर शेविंग लोशन, दाढ़ी बनाने के बाद, चेहरे पर लगाने वाला, चेहरे पर लगाने वाला लोशन निर्माण में, इसका और काम किया जाता है शराब निर्माण में, इसका और कहां यूज किया जाता है, तो ठंडे प्रदेशों में, गाड़ी के रेडिएटर में, ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा साहिर बाबू, आप जो बुक का मुझे दे रहे हो, कंसेप्ट दे रहे हो, उसी बुक के साइंस वाले वॉल्यूम में देखेंगे, उसमें इथाइल मर्केप्टाइन है, वही सही है। एलपीजी गैस सिलेंडर में तीव्र गंध इथाइल मर्केप्टाइन के कारण, एलपीजी गैस सिलेंडर में तीव्र गंध इथाइल मर्केप्टाइन के कारण। देखो बाबू, लिखा हुआ है इथाइल मर्केप्टाइन, हो गया इथाइल मर्केप्टाइन, इथाइल मर्केप्टाइन हो गया। जिन जिन का क्वेश्चन डॉट आ रहा था तो क्या होगा, इथाइल मर्केप्टाइन का यूज किया जाता है। इथाइल मर्केप्टाइन इज ऑडरेंट एडेड टू मेक एलपीजी गैस सिलेंडर स्मेल, गैस स्मेल जो स्मेल होता है उसके कारण
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आप यह समझेंगे कि हम आपको गलत नहीं बताएंगे। हो सकता है मैं भी आदमी हूं, कभी कभी भूल चूक हो जाता होगा, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि एकदम 24 कैरेट नहीं तो 22 कैरेट तक आसानी से प्राप्त हो। अब देखो यहां तक क्लियर। हमने कहा गैसोहॉल में 10% क्या है, अल्कोहल 10% अल्कोहल क्या है, और 90% पेट्रोल है। गैसोहॉल में जो अल्कोहल है गन्ना के रस से, गैसोहॉल में जो अल्कोहल है गन्ना के रस से। तो क्वेश्चन पूछेगा सैनिटाइजर बनाने में इथाइल अल्कोहल, शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल, गाड़ी के रेडिएटर में ठंडे प्रदेश में जहां पानी जम जाता है इथाइल अल्कोहल, आफ्टर शेविंग लोशन में इथाइल अल्कोहल। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो अब चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब चलते हैं कि बाबू जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या, तो क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोलियम पद पेट्रोल इंजन का ऑक्टेन नंबर और डीजल इंजन का सीटेन नंबर, दोनों याद रखेंगे। पेट्रोल का ऑक्टेन और डीजल का सीटेन दोनों याद रखेंगे। ऑक्टेन नंबर के द्वारा पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता को दर्शाया जाता है और सीटेन नंबर के द्वारा डीजल इंजन की डीजल इंजन की गुणवत्ता को दर्शाया जाता है। बाबू देखो ऑप्शन ये नहीं रहता है, ऑप्शन यही रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। ईंधन में अपस्फोटन के लिए कल का टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था। अपस्फोटन मतलब क्या हुआ, विस्फोट करने से बचना। अपस्फोटन एंटी नॉकिंग से बचने के लिए TEL, और एक और बताए थे BTX। क्या बताए थे, BTX पूरा नाम क्या था, बेंजीन टॉल्बिन जाइलियन, बेंजीन टॉल्बिन जाइलियन का प्रयोग किया जाता है। बाबू देखो बाबू क्वेश्चन पूछेगा बेंजीन टॉल्बिन जाइलियन और TEL का प्रयोग अपस्फोटन के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सामान्यतः प्रति पेट्रोल लीटर में कितना 15 मिलीलीटर एंटी नॉकिंग बनाया जाता है। ईंधन के दहन के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन का परम आवश्यकता है। लेकिन ऑक्सीजन अकेले नहीं जलेगा, ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। बिना नाइट्रोजन का ऑक्सीजन जल ही नहीं सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वायुमंडल से नाइट्रोजन को हटा दिया जाए, यदि वायुमंडल से नाइट्रोजन को हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, दहन की प्रक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि दहन कंबशन के लिए ऑक्सीजन को जलने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो दहन का मुख्य पोषक पदार्थ ऑक्सीजन और दहन का सहायक पोषक पदार्थ नाइट्रोजन। फिर से सुनिएगा, यहां पर लिखा होगा दहन का मुख्य पोषक पदार्थ, दहन का मुख्य पोषक पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन है। और दहन का सहायक पोषक पदार्थ, सहायक कौन है, नाइट्रोजन है। क्योंकि ऑक्सीजन को जलने में मदद कौन करता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को जलने में मदद कौन करता है, नाइट्रोजन। टेस्ट में के बारे में भी कुछ बता दीजिए मोहम्मद सरवर, टेस्ट दे दीजिएगा आप। इस सप्ताह अंतिम है, सोमवार से आप लोगों का नया वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छे लाल जी, चंपारण नरेश, दहन क्या है गौर से सुनिएगा। दहन कई प्रकार का होता है, हौले हौले वाला दहन, मंद दहन, द्रुत दहन, विस्फोटक दहन। तब देखो अब पहला क्वेश्चन बना कि दहन एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी या दबाव से, बाहरी या आंतरिक कारक के द्वारा जलने से प्रकाश या उष्मा उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा दहन का मुख्य पोषक पदार्थ ऑक्सीजन है, सहायक पदार्थ क्या है, नाइट्रोजन है। क्योंकि नाइट्रोजन के बिना ऑक्सीजन जल ही नहीं पाता है। दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, दहन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन पूछेगा दहन में यदि दहन BTX, फिर से बेंजीन टॉल्बिन जाइलियन। LPG में क्या क्या होता है, तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण, लेकिन और घुमाएगा प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तीव्र गैस कौन सा, जहर गंध युक्त गैस कौन सा मिलाया जाता है, इथाइल मर्केप्टाइन। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा कि दहन का मुख्य पोषक पदार्थ ऑक्सीजन, सहायक नाइट्रोजन।
दहन क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दहन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य पोषक तत्व ऑक्सीजन है, सहायक क्या है? नाइट्रोजन है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू हाँ ले लीजिएगा ना, इस ले लिए है तो 13वां वॉल्यूम सोमवार से आ रहा है, 111 रुपया में 10 वॉल्यूम चलता है, 111 रुपया में 10 वॉल्यूम चलता है, 13वां वॉल्यूम सोमवार से आ रहा है, अभी ले लीजिएगा तो पिछला भी चलेगा। अब बायोगैस बड़ी क्वेश्चन पूछता है भैया, बायोगैस, ध्यान सुनिए, बायोगैस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बांका जिला नरेश, बायोगैस को ही गोबर गैस कहा जाता है, जीव जंतु के जीवाश्म या अवशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। बायोगैस में भी मीथेन है, बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, बायोगैस में हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा मीथेन है। मीथेन कई बताए, मीथेन प्राकृतिक गैस में, मीथेन बायोगैस में, मीथेन कोल गैस का दूसरा, दलदली क्षेत्र से मीथेन, खान में तीव्र विस्फोट मीथेन, धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। अब देखो, बायोगैस के जलने से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन पोटासियम की प्राप्ति होती है, जो उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। हम लोग कहे हैं कि यदि रासायनिक उर्वरक हो जाए तो रासायनिक उर्वरक के रूप में किसका यूज करते हैं? तो कहते हैं नाम प्रदीप कुमार, नाम प्रदीप कुमार, या क्या है? रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है। कौन कौन? नाम प्रदीप कुमार। नाम से क्या हुआ? नाइट्रोजन हुआ। पी से क्या हुआ? फास्फोरस हुआ। और के से क्या हुआ? पोटासियम हुआ। हो गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सीएनजी में क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस में, सीएनजी में क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या है? मीथेन है। नेचुरल गैस में क्या है? मीथेन है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पर स्टार्ट करेंगे कि भैया देखो पोटासियम रहेगा तो क्वेश्चन में पूछेगा कि शब्द पर गौर कीजिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे, एक के बार में याद होना चाहिए। रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सोडियम ज्यादा रक्त हो गया, रक्तदाब बढ़ गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नमक कम खाओ। लो ब्लड प्रेशर हो गया, नमक थोड़ा सा बढ़ा दो। तो ब्लड प्रेशर के लिए नमक, लेकिन दिल की धड़कन के लिए पोटासियम, दिल की धड़कन के लिए पोटासियम। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है और अवकारक पदार्थ क्या है। अवकारक पदार्थ ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को मदद करता है और ऑक्सीकारक पदार्थ रिडक्शन की प्रक्रिया को मदद करता है। मतलब हो गया अपोजिट, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में मदद करे अवकारक पदार्थ, और जो रिडक्शन अवकरण की प्रक्रिया में मदद करे ऑक्सीकारक पदार्थ। जो दोनों में मदद करे तो उसे कहेंगे उभयधर्मी। उसे क्या कहेंगे? उभयधर्मी। क्या क्या होगा? जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। हो गया। अब कहेगा गुरुजी हमारा तो दिमाग से पार हो गया, तो फिर से सुनिएगा, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ फाइल इसी बुकलेट में, आपके बुकलेट में हमने इनपुट कर दिया है। पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ फाइल मिल गया है। अब यहां पर बता देंगे, ध्यान से सुनिएगा, बता दें कचरा से भी मीथेन है, बहुत अच्छी बात है सतीश बाबू। अब देखो बायोगैस में नाइट्रोजन और पोटासियम अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, जिसे उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। रॉकेट ईंधन को प्रोपोलेंट कहा जाता है, प्रोपेलेंट कहा जाता है, परनोदक कहा जाता है, जो दो प्रकार का होता है, ठोस परनोदक और द्रव परनोदक। ठोस परनोदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो ठोस परनोदक के रूप में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन, क्लोरेट और नाइट्रेट का यूज किया जाता है, जबकि द्रव परनोदक के रूप में लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है, किरोसिन तेल का यूज किया जाता है और द्रवित हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हो गया। कौन सा सॉन्ग गा दिए? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखेंगे भाई, धैर्य रखेंगे। अब देखो पीरियोडिक टेबल वाला आपका पीडीएफ इसमें इनपुट किया हुआ है, आपका पीडीएफ इसमें
इनपुट है रे भैया। जरा पीरियोडिक टेबल दिखा दो भाई, पीरियोडिक टेबल जरा सा दिखा दो बउआ। काहे रूठ गया रे भैया, रूठ काहे लग गया? रूठना नहीं चाहिए, क्योंकि रूठ जाएगा तो हम मना लेंगे, पता ही तोरा। चलिए धैर्य रखेंगे। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। हमने क्या कहा? जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। देखो पंजाबी सॉन्ग का गाने का मतलब हो गया तो हो ये निहाय। A4 साइज में फर्स्ट में पीरियोडिक टेबल दे देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हम डायरेक्टर साहब को कह देते हैं A4 साइज में। कहाँ गया रे भाई? पीटी हम देखे हैं, पीटी है देख ली है, बहुत अच्छी बात है। चले पूरा साइज में दे देंगे। हमारा तो खोले न रहा है भाई, कहीं इसका मन ई तो नहीं कि कहा कि सर आज छोड़ दीजिए। हमारा तो छोड़ने वाले आज है नहीं, हमारा मन है पीरियोडिक टेबल भी बताएंगे। भैया जल्दी खोलो ना, इतना लेट तू काहे लगा? थोड़ा डर बर होता है। देखो हमने पीरियोडिक टेबल इसमें आपके बुकलेट में ऑलरेडी इनपुट कर दिया है, इनपुट कर दिया है, हो गया। अभी जितने वॉल्यूम लेना है ले लीजिएगा, 2-3 वॉल्यूम पीछे भी लेना चाहते हैं टेस्ट का ले सकते हैं। 13वां वॉल्यूम आने वाला है मंडे से, अभी जितना वॉल्यूम लेना है ले सकते हैं। यही तो ऑनलाइन का क्लास का मजा है कि आप पिछले बार भी, पिछला जो भी क्लास हुआ उसको आप रिकॉर्ड चीज में देख सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, इतना चीज में हमने कहा सो देख लो, लिखा देते हैं भाई, जनाब अली वाला लिखा देते हैं, लिखा देते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले एगो सूचना है, अभी अभी मैसेज मुझे मिला है, जो भी लोग पटना में है आप लोग से एक नम्र निवेदन है। अभी अभी मुझे को फिर मैसेज आया है कि गुरुजी एक ही 2 लोग हमें फोन किया है, क्या आपने क्लास में मैसेज नहीं दिया है? अब देखो कहां चला गया उनका नंबर, 94 था, 1994 नंबर था। एक नंबर है, एक नंबर है, गौर से सुनिएगा। एक आवश्यक सूचना के रूप में एक नंबर ले ले। अपने ही कौटिल्या परिवार के एक स्टूडेंट के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका बोन मेरो इफेक्टेड हो गया है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बोन मेरो में विकसित अवस्था में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता है। तो बोन मेरो में प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण रक्त शरीर में बन नहीं रहा है। उनको लगातार ब्लड की आवश्यकता हो रही है, प्रत्येक दिन 1-2 यूनिट, 1 यूनिट रक्त चढ़ाया जाता है। तो बहुत ज्यादा वो परेशान है। पटना में उनके पिताजी एडमिट हैं। पटना का एक हॉस्पिटल है पारस हॉस्पिटल, उसमें एडमिट है। तो उन्होंने कल शाम में फोन किया डायरेक्टर साहब को, हमसे बात नहीं हो पाई, मुझे तक मैसेज नहीं मिला। रात में मैसेज मिला जब क्लासर टेस्ट सीरीज भी समाप्त हो गया, तब मैसेज मिला। तो सुबह में भी हमने कहा है, तो आप जो पटना में अवेलेबल हैं, गांव से तो आना संभव नहीं है, पटना में अवेलेबल है, तो अपने कौटिल्या परिवार के एक सदस्य के पिताजी को यदि रक्तदान करना चाहते हैं, या आपका कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहते हैं, तो कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा। बी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है, यदि नहीं है तो कोई भी रक्त ग्रुप चलेगा। एक नंबर बता देते हैं, नाम प्रदीप कुमार क्या बताए नहीं समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो उनका नंबर था 82 98 40 1994।
82, 98, 40, 1994। यह सदानंद देव हैं, अपने ही कौटिल्य परिवार के सदस्य। इनके पिता एडमिट है। कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा, लेकिन इनके पिताजी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, लेकिन कोई भी चलेगा। हॉस्पिटल में कहा गया कि चेंज हम कर देंगे, जो आएगा आपको आपका ब्लड रख के हम उसके बदले बी पॉजिटिव का ब्लड देते हैं। तो जो लोग भी पटना में अवेलेबल है, यदि रक्तदान करना चाहते हैं या गांव में है, तो यदि पटना में कोई रक्तदान करना चाहता है तो उनको ये नंबर अवेलेबल करवा देंगे। 82, 98, 40, 1984 हो गया। मोहम्मद वलीउल्लाह विकास पाठक जी, बहुत अच्छी बात है। जो भी होंगे, रक्तदान तो स्वैच्छिक दान होता है, इसके लिए कोई प्रेशर नहीं होता है। क्लियर हो गया। 80, 98, 40, 1994। अब बताइए, एगो बाबू ने कहा कि गुरुजी नाम प्रदीप कुमार क्या बता दिए, तो नाम प्रदीप कुमार है या क्या केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। भारत के कृषि वैज्ञानिक कहता है कि तीनों उर्वरक का एक निश्चित अनुपात देना चाहिए। कितना अनुपात? 4:2:1 के रेशियो में देना चाहिए। 4:2:1 के रेशियो में देना चाहिए। नाइट्रोजन का 4 अंश, फास्फोरस का 2 अंश और 1 अंश कितना? 1 अंश पोटासियम का। हो गया। अब यहां से क्वेश्चन एक और बना कि आप लोग ने कहा कि बाबू सर जी ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ सुन लीजिएगा, और अवकारक पदार्थ इसे कहते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसे कहते रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए पहले आपको ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको क्या करना है? पहले आपको मुन्ना जी, पहले आपको ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया देखना है। शायद नहीं होगा तो देख लेंगे, 2 ट्रिक लिखेंगे, उसी से काम चल जाएगा। ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जब ये ऑक्सीकरण करेंगे तो रेलवे याद रखिएगा, रेल याद है तो ऑक्सीडेशन क्लियर है। दूसरा क्या है? अवकरण। दूसरा क्या है? अवकरण, रिडक्शन। दूसरा क्या है? रिडक्शन। गार्ड याद रखेंगे, GARD, तो अवकरण याद हो जाएगा। हो गया। गार्ड याद रखेंगे तो अवकरण, वो भी बता देते हैं एकदम। सरवण जी निश्चित रूप से जब वहां यहां है तो वो भी बताना जरूरी है, यहां है तो वो भी बता देते। चुपचाप पहले सुनिएगा, मजा आएगा तब जब आप मेरा साथ देंगे, मेरे अनुसार चलेंगे। क्लास का PDF नहीं मिलता है बाबू। शशिकांत जी, शशिकांत विश्वास जी, पूरा का पूरा PDF मिल गया है। हमने पहले ही लोड कर दिया, केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले पूरा केमिस्ट्री का मिल गया है। ज्योग्राफी स्टार्ट, मतलब टारगेट बैच में क्या है, यह समस्या थोड़ा फाउंडेशन बैच में होता है। टारगेट बैच का सारा मटेरियल ऑलरेडी हमने छुट्टी में बना चुका है, और फाउंडेशन बैच का मटेरियल सब जिस दिन एकदम प्रत्येक दिन दिया जाता है। जैसे अभी दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री में दिया जा चुका है, राष्ट्रपति वाला टॉपिक पॉलिटी में दिया जा चुका है, ज्योग्राफी वाला पूरा का पूरा हो चुका है, बायोलॉजी का पूरा हो चुका है। अब इकोनॉमिक्स जनवरी में आने वाला है, फाउंडेशन बैच इकोनॉमिक्स आने वाला है, और फिर से ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है। सुनिएगा लक्ष्मी बाबू, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अवकरण और ऑक्सीकरण, अब एक एक चीज देख लो। बड़ी दिन के बाद लोग नजर आते हैं, अब देखो बड़ी दिन के बाद आते हैं। तो ऑक्सीडेशन में याद रखेंगे रेल, RAIL, रेल। R से क्या हुआ? रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का त्याग। ऐसे क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का संयोग, जुड़ाव। ऐसे क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि।
और एल का अर्थ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की क्षति, इलेक्ट्रॉन की कमी। या चार में से कुछ भी हो, चार या चार में से कुछ भी एक हो रहा है, या चारों हो रहा है, या दो हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीकरण को मदद करने वाला पदार्थ कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक पदार्थ। जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को मदद करता है वो अपोजिट हो जाएगा। जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया को मदद करता है उसे क्या कहेंगे, अवकारक पदार्थ कहा जाता है। और जो रिडक्शन की प्रक्रिया को मदद करता है, जो अवकरण की प्रक्रिया, अवकरण का ट्रिक क्या दिए, गार्ड बताए। क्या क्या है गार्ड में, सो देखो। जी से हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। ए मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ाव, हाइड्रोजन का संयोग। आर मतलब क्या हुआ, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का त्याग। और डी मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। इन चार में से कोई एक, इन चार में से कोई एक या एक से अधिक होगा, इन चार में से कोई एक या एक से अधिक होगा तो क्या होगा भाई, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे अवकरण या रिडक्शन कहेंगे। अब रिडक्शन की प्रक्रिया में जो मदद करेगा, रिडक्शन की प्रक्रिया में जो मदद करेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में मदद करता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों में मदद करता है, उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी पदार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी पदार्थ, एम्फोटेरिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे हमने क्या कहा, उभयधर्मी, उभयधर्मी या एम्फोटेरिक, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में मदद लेता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में मदद करता है। अब इसके लिए क्या बताए, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इसको देख लेते हैं, फिर तुरंत टाइम भी हो गया है। जनाबे अली क्या है भाई, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो जनाबे से हो गया जेडन, अली से हो गया एल, सबसे से हो गया एंटी मनी, सबसे से क्या हो गया, एंटी मनी। अच्छा से हो गया, अच्छा या आसान कहेंगे, सबसे आसान या सबसे अच्छा, अच्छा या आसान, एस आर्सेनिक, पंजाबी से पीबी सीसा, एसएन सॉन्ग से एसएन टीन, गाया से गैलियम, गाया से क्या हुआ, गैलियम, और करो से क्या हुआ, क्रोमियम, करो से क्या हुआ, क्रोमियम। हो गया। चल ये सब तो हीमोग्लोबिन ने बना दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ले, या क्या हुआ, जस्ता, तो जनाबे एल्युमिनियम, अली, एंटीमनी, क्या है भाई, एंटीमनी, तो एंटीमनी सब, सबसे, आर्सेनिक आसान अच्छा, पंजाबी सीसा, टीन सॉन्ग, एसेंस से सॉन्ग, गैलियम,
और यह क्या है भाई, क्रोमियम, गैलियम और क्रोमियम, एकदम सितारे सतीश पटना से। देख लो, लिख लो बाबू, जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो, तब चलेगा भांगड़ा भांगड़ा। देखो, गिद्धा आएगा भांगड़ा आएगा तो अलग अलग होगा। गिद्धा भी पंजाब में, भांगड़ा भी पंजाब में, और घूमर कहां भाई, घूमर कहां, राजस्थान में। और बिहार में क्या है, अल्लाह उदल, लौंडा नाच, सामा चकेवा, झिझरी। चलिए, हो गया। तो आज यहां तक रखते हैं। पीरियोडिक टेबल पीछे वाला नहीं देखे थे, बाप रे, अब इतना कैसे कीजिएगा, पीछे वाला देख लो। अब आप वीडियो से भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड माल से भी देख सकते हैं। तो आज ईंधन वाले टॉपिक को चर्चा किए। कल का टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पीरियोडिक टेबल के बाद और भी चर्चा करेंगे। पीरियोडिक टेबल के बाद अगला टॉपिक जो होगा उसको देखते जाएंगे। तो हम लोग का अब का जो टॉपिक होगा, पहले तो कल पीरियोडिक टेबल ले लेगा समय। पीरियोडिक टेबल के बाद गैसों का साधारण सामान्य नियम, और उसके बाद हम लोग मानव निर्मित पदार्थ, मतलब 50% से ज्यादा केमिस्ट्री निकल चुका है। एक बार नाम बोल दिया जाए, जनाबे अली, जनाबे से जस्ता, अली से एल्युमिनियम, सबसे से एसबी एंटीमनी, सबसे आसान आर्सेनिक, पंजाबी से पीबी सीसा, गाया से गैलियम और करो से क्रोमियम। मतलब क्या क्या है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, लेड है, गैलियम है और बोलिए ना, स्टार्ट करेगा। हाँ, अगला वॉल्यूम का टाइम बता दीजिएगा पहले से। देख भैया, कोई भी टेस्ट स्टार्ट होता है तो 6 बजे शाम में आपके मोबाइल पे क्वेश्चन चला जाता है, और 7:45 से 7:50 रात में डिस्कशन स्टार्ट होता है, जो रात के 9:15 साढ़े 9 बजे तक चलता है, 9:30 बजे तक मोटा मोटी चलता है। तो हम लोग फिर मिलते हैं हिस्ट्री के तुरंत बाद। हिस्ट्री वाला बैच में हम ब्रेक नहीं लेंगे। आप लोग जो हिस्ट्री क्लास करते हैं बस यही रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले बैच में। जीएस बूस्टर को तो देखना ही है, और जो महासंग्राम आ रहा है उसमें अपना स्थान बना लेंगे। ऐसा न कि लोड इतना ज्यादा हो गया है महासंग्राम के कारण तो आपका एक क्लास छूट जाए। परसों से स्टार्ट हो रहा है महासंग्राम, 9 बजे से 12 बजे तक। पहला दूसरा शनिवार और रविवार को जीके जीएस का क्लास होगा, और सोमवार से शुक्रवार तक मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा। तो फिर मिलते हैं जस्ट तुरंत बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।